नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सज्जनता और सादगी जीवन। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, जब हम उनके आचार और विचार पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि वे जीवन में जितना ही सादगी बरत पाए, वे विचार के क्षेत्र में उतना ही ऊंचा अपने को उठा पाए। विचारों की भूमि में ही कर्मों के पौधे फूटते हैं, अतः सत्कार के लिए सादा जीवन अत्यावश्यक है। सच धज और ठाट बाट की प्रक्रिया अपने आप में एक सामाजिक संक्रामक व्याधि है। इससे तीन प्रकार के लोग आसानी से शिकार हो जाते हैं। पहला वे हैं जो योग्य न होकर योग्यता का प्रदर्शन अपनी बाह्य सजावट से देना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के वे हैं जो अपनी असली स्थिति से अधिक सामाजिक सम्मान के आकांक्षी हैं। वे समझते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा सभी जगह तभी होगी जब दिखावे आकर्षक हों। तीसरी श्रेणी के वे लोग हैं जो अपने बाह्य आडंबर से अड़ोस पड़ोस को प्रभावित कर स्वयं को ईर्ष्या का विषय बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो पाते हैं कि वे तीनों प्रकार के व्यक्ति अपना ही अहित करते हैं। हाँ, यह सही है कि इसका दुष्प्रभाव इस श्रेणी के और लोगों पर भी पड़ता है। देश की आर्थिक स्थिति किस स्तर की है, यह विचारशील वर्ग से छिपा हुआ नहीं है, और अपने समाज की यह गतिविधि रोकी न गई तो विकास की गाड़ी किस गर्त में गिरेगी, यह भी सर्वविदित है। लोग दिखावट के लिए धोबी तक से उधार के कपड़े लिए जाते हैं। कर्ज लेकर फैशन की मांग पूर्ति करना तो एक आम बात हो गई है। शादियों में तो उन्माद कुछ इस प्रकार चढ़ता है कि एक साधारण खाता पीता आदमी भी अपने को मुगल बादशाह समझ बैठता है। फालतू की आतिशबाजी, झाड़ फड़ूस, नाच गान और हाथी तथा घोड़े पर चढ़कर पैसे बिखेरना कुछ ऐसी महौड़ी हरकतें हैं कि इस पर एक समझदार व्यक्ति व्यथापूर्ण हंसी की हंसेगा, प्रशंसा नहीं करेगा। सभी जानते हैं कि लड़के वाले ने यह तो उछल कूद मचा रखी है, वह दहेज की मुफ्त रकम की है, न कि उनकी अपनी गाढ़ी कमाई की। और दैनिक जीवन में भी वे इतने अमीर नहीं हैं कि पैसा सदा इसी प्रकार उड़ाते फिरें। अहंकारवश औकात छिपाने के लिए ऐसी बचकानी हरकतें की जाती है। लेकिन पागलपन के इस तमाशे का परिणाम पूरे समाज को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोगना पड़ता है। अब सोचें कि जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से व्यय करता है, उस धन का उपार्जन किस रीति से किया गया है, या तो पता चलेगा कि जो चोरी किया है या सरकारी पैसे का गबन किया है या घूस लिया है। और जब तीन तरीकों से न मिला हो तो लड़की के बाप से ऐठा होगा, जो तीनों से भयावह है। कारण कि चोरी, घूसखोरी और गबन में समाज का एक विस्तृत भाग प्रभावित होगा, जबकि दहेज में अकेले बेटी के बाप की आर्थिक कमर टूटेगी। हाँ, जब इन चार स्रोतों से धन नहीं मिलेगा तो मोटी रकम का कर्ज लेकर स्वयं को आर्थिक तंगी में फंसा लेगा। अतएव अपने देश के शिक्षित समुदाय को जागरूक होना होगा। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए यह कदापि अनिवार्य नहीं कि हम अपनी वेशभूषा भी बदल डालें। स्वयं अंग्रेज हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनका पहनावा हमारे गर्म देश के अनुकूल नहीं था, फिर भी अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपने में जीवित रखने के लिए किंचित कष्ट कर कपड़े ही पहनते रहे। फिर भी हम भारतीयों ने उनकी इस राष्ट्रीयता का उल्टा अर्थ लगाया। होना यह चाहिए था कि हम भी अपनी राष्ट्रीय पोशाक का हृदय से सम्मान करते और किसी भी परिस्थिति में पहनने का अभ्यास डालते, जबकि हुआ यह कि हम अपने पहनावों की उपेक्षा कर स्वयं अंग्रेजी पोशाक पहनना प्रारंभ कर दिए हैं। यह तथ्य है कि अपने देश की माटी पर जितना संतोष, शीतलता तथा जाति गौरव का अनुभव धोती कुर्ता और टोपी या पगड़ी में होता है, उतना जींस टॉप या किसी भी विदेशी पोशाक में नहीं। हमारा अपना पहनावा जितना हमें आंतरिक क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकता है, उतनी दूसरी पोशाक कभी नहीं, भले ही दूसरे देश की जलवायु के लिए वे उपयुक्त हों। आज फैशन की दौड़ धूप में हमारी बहनें तो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। समझदार माँ बाप को यदि बच्चों का विरोध भी सहना पड़े तो भी अपने घरों में इस प्रकार की पोशाक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारी शिक्षण संस्थाओं के व्यवस्थापक और अध्यापक थोड़ा भी सतर्क हो जाएं तो बीच सड़कों पर होने वाली बहुत सी अवांछनीय घटनाएं अपने आप नियंत्रित हो जाएं।
तड़क भड़क और फजूल खर्ची दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि अच्छी आय के गृहस्थ को भी यह रूप पकड़ ले तो परिवार का सारा आर्थिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। अनिवार्य आवश्यकताएं तो धरी की धरी रह जाती हैं। बिना उपयोगिता की विलासतापूर्ण आवश्यकता पूर्ति की सूची बढ़ती चली जाती है। इसका दुष्परिणाम भी तत्काल ही होता है। हमारी विकास की गाड़ी रुक जाती है। जिन पैसों से बच्चों की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हो सकती थी वे फैशनेबल कपड़ों में खर्च हो जाते हैं। जिनसे हम स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खरीदकर परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ और सबल बना सकते थे, वे दिखावे के दूसरे उपकरण खरीदने में चले जाएंगे। फल यह होता है कि कुटुंब की गाड़ी कमाई आनन फानन में खर्च होती चली जाती है। भौतिक रूप में भी पिछड़े के पिछड़े रहने का यही मुख्य कारण है। जहाँ स्वर्ग होना चाहिए था वहाँ नर्क ही घर में दिखाई देता है। जब हम अपने देश के इतिहास के पुराने पन्ने पलटते हैं तो पाते हैं कि महापुरुषों की एक बड़ी पंक्ति तड़क भड़क से दूर एकदम सादा जीवन जीती रही है। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गांधी और दयानंद में कौन ऐसा है जिसने ठाट बाट की जिंदगी बिताई हो। सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और राजनीति शास्त्र के प्रणेता चाणक्य तो नगर और महल छोड़कर सदा कुटिया में रहे। अतः जिन्हें अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की आकांक्षा है तो सर्वप्रथम उन्हें अपनी आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। इससे हमें दोहरा लाभ होगा। प्रथम, आर्थिक दृष्टि से हम सदा संतुलित बने रहेंगे तथा दूसरा यह कि हमारा नैतिक स्तर और मनोबल सदा ऊंचा बना रहेगा। परिणाम यह होगा कि हमसे जो भी काम होंगे वे सुंदर होंगे। अच्छे कामों के नतीजे अच्छे ही होंगे। सरल सादा व्यक्ति को समाज अनायास ही सम्मान देता है। जिस सामाजिक सम्मान के लिए हम अपने को बनावट में छिपा लेते हैं वह सादा जीवन और उच्च विचार के मार्ग पर चलने से स्वतः मिल जाता है। मित्रों, एक बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि सादगी का समावेश हमारे जीवन में अंतरंग तथा बहिरंग दोनों में एक साथ होता रहे। सादगी और सात्विकता आध्यात्मिक महानता के एकदम निकटवर्ती पहलू हैं। इन्हें हम मानवता का गौरव समझकर अपनाएं और जब हमारे अंतःकरण में आत्मगौरव के भाव उठेंगे तो सज्जनता और सादगी जीवन में अनायास ही सत्य चले जाएंगे। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि मानव जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा न की जाए।